इतनी दूर से इतनी लंबी जर्नी करके आया है, अभी घूमने निकल जाएगा क्या? थोड़ा आराम कर ले। अरे भैया क्या कह रहे हैं आप? इतने दिनों बाद गांव आया हूँ, अभी अगर नहीं घूमूंगा तो कैसे होगा? पागल हो गया है क्या? अरे भाई अब तो तू हमेशा के लिए लौट आया है, फिर इतनी जल्दबाजी किस बात की? और वैसे भी जेट लैग में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, इससे बेहतर है कि शाम को रूपशा को लेके जाना। अरे भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी। राघव भैया तो जा रहे हैं मेरे साथ। ओ राघव भैया, राघव भैया। हाँ। अरे राघव भैया आ गए, आप मुझे गाँव नहीं घुमाएंगे? हाँ काहे नहीं ले जाएंगे भैया जी, हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक है जाओ। तो फिर रूपशा को भी साथ लेकर जाओ। अगर रूपशा साथ रहेगी तो तू ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगा। अरे नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी, अभी भी जेट लैग है, नहीं सोऊंगी तो तबीयत बिगड़ेगी। अरे हाँ ठीक है, इसे रहने दीजिए। राघव भैया आप चलिए। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। उफ, कितने दिनों के बाद गांव की ताजी हवा खा रहा हूँ। अरे राघव भैया स्पीड बढ़ाइए। हाँ ठीक है भैया। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मेरा कुणाल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। उसे पता है कि उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं यकीन नहीं करती हूँ, मैं यकीन नहीं करती हूँ। रूपशा खुद को संभालो, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे भाई को और तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा उसे। भैया आप भी अपने भाई को ना ढूंढकर इनकी बातों को सच मान रही है। देखिए मुझे पता है मैडम, जो भी हादसा हुआ है उसे मानने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे से तलाश की है मैडम, और अच्छे से तलाश की है, इसीलिए आपके ड्राइवर को बहुत ही घायल हालत में बचा पाए हैं। राघव भैया मिल गए हैं? तो फिर मेरा कुणाल कहाँ है? कहाँ है मेरा कुणाल? आपका ड्राइवर एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी से निकल गया था, लेकिन कुणाल जी गाड़ी के अंदर ही थे और गाड़ी खाई में गिर गई और जलकर पूरी राख हो गई, कुछ भी नहीं बचा। उतनी गहराई से वो सब लाना भी संभव नहीं था। तो फिर आप लोग कंफर्म कैसे हो रहे हैं? हो सकता है कुणाल बच गया हो, और इसके अलावा इंडियन लॉ के अनुसार 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तभी उसे मृतक मान सकते हैं, और ऐसे में आप लोग कुछ घंटों बाद ही ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गांव में ऐसे एक्सीडेंट पहले भी बहुत हो चुके हैं, इसीलिए झूठी उम्मीद मैं आपको नहीं दूंगा। रूपशा तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ संभालना है। नहीं सुननी है मुझे, आप लोगों की ये सारी झूठी बातें नहीं सुननी है, बिल्कुल नहीं सुननी है। सॉरी इंस्पेक्टर, उसकी बातों का बुरा मत मानना, हमारी मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। आप सिर्फ हमारे ड्राइवर को शहर के किसी अच्छे अस्पताल में भेजने का बंदोबस्त कीजिए। राघव भैया पर हमें बहुत भरोसा है। मैंने अपने भाई को खोया है, पर मैं राघव भैया को खोना नहीं चाहता। हेलो रूपशा, मैं आज ही तुम्हें फोन करती, तुम्हारे ससुराल का एड्रेस लेने के लिए, और तुम्हारे हस्बैंड को क्या गिफ्ट देना है वो भी पूछना था। उसे अब गिफ्ट की जरूरत नहीं है मालिनी। उसे गिफ्ट की जरूरत ना हो, लेकिन उसके बर्थडे पार्टी पर अगर तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं खाली हाथ जाऊं तो क्या अच्छा लगेगा बताओ? अब कभी उसका जन्मदिन नहीं मना पाएंगे मालिनी, कल उसका श्राद्ध है, आना जरूर। रूपशा तुम ये सब क्या कह रही हो? क्या बात है? मुझे सब कुछ बताओ, रो मत। मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है पहले वो तो बताओ। वो मुझे छोड़कर चला गया, कार एक्सीडेंट में वो मुझे छोड़कर चला गया। कैसे? कब हुआ ये सब? कहाँ? सब बताऊंगी मालिनी, पहले तुम यहाँ आओ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तुम मत रो रूपशा, मैं कल ही आती हूँ, तुम प्लीज मत रो। रूपशा कमरे में हो?
आइए भैया। अभी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। आप क्या कल के काम के बारे में कुछ कहने आए हैं? मैं दरअसल नहीं रूपशा, इन सब के बारे में तुम मत सोचो। मैं पंडित जी के साथ मंदिर में जाकर ही सारे काम कर लूंगा। घर पर भाई को लेके ये सब मैं कुछ नहीं चाहता। शाम को सिर्फ एक शोक सभा का इंतजाम किया है मैंने। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? थैंक यू भैया। नहीं, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं रूपशा। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है। मेरा भाई तो चला गया, मगर इस बहन को मैं खोना नहीं चाहता, और इसीलिए भाई होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने आया हूँ। ये लो इसे पकड़ो। ये सब क्या है भैया? हमारी खानदानी जायदाद का हिसाब, और उसका ठीक आधा हिस्सा मतलब कुणाल का हिस्सा मैं तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। ये उसी का एक रफ ड्राफ्ट है। तुम सिर्फ एक बार इसे ठीक से देख लो। अगर इसमें कुछ गलत हो या इस बिल में तुम्हें कोई चेंजेस करने हो तो फिर मुझे बताना। ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? इसका मैं क्या करूँगी? क्या करोगी उस चीज को लेके सोचने का बहुत वक्त है। फिलहाल खुद का हिस्सा तुम खुद संभालो। जब वही नहीं है तब उसकी संपत्ति का मैं क्या करूँगी? नहीं भैया, ये आप रख लीजिए। नहीं, बेवकूफी मत करो। आगे तुम्हारी लंबी जिंदगी पड़ी है। आज से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा खुद ही समझना होगा। रूपशा, अगर तुम ठीक से खुद को संभाल पाओ तभी कुणाल की आत्मा को शांति मिलेगी। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा आराम करो। चलता हूँ मैं। आप आने वाली है, ये बात रूपशा ने मुझे बताया था। हाँ, असल में आपके भाई के बर्थडे में आने वाली थी, लेकिन ऐसे आना पड़ेगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मालिनी, तुम आ गई। सोचा था कि इतने दिनों बाद घर का छोटा बेटा घर लौट आया है, धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाऊंगा, सब मिलके मजे करेंगे। मगर आप लोगों को यहाँ इस तरह बुलाना पड़ेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था। क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता बहुत कम है। साहब, ये आपसे मिलना चाह रहे थे। कह रहे थे भैया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ये कौन है? तुम जानती हो इन्हें? नहीं। नमस्ते, मैं हूँ स्वामी लोकानंद। मैं यहाँ पर अपने संगठन के काम से ही आया था। सोचा था कि कुणाल जी से मिलके ही जाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर एक्सीडेंट के बारे में पता चला। सुन के बहुत दुख हुआ। ये सभी मेरी किस्मत है। हाँ, और शायद वही किस्मत मुझे आज यहाँ खींच लाई है, ताकि कुणाल जी की आखिरी इच्छा मैं आप सबको बता सकूं। कुणाल की आखिरी इच्छा? क्या इच्छा? और भला वो आपको कैसे पता चला? दरअसल कुणाल जी कई दिनों से हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमसे कहा था कि उनके मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति हमारे संगठन को दे दिया जाए। मेरे भाई का क्रियाक्रम भी अभी तक ठीक से पूरा नहीं हुआ, और धोखा देने के लिए ये लोग घर तक आ पहुँचे हैं। क्या आप लोगों में इंसानियत नहीं है? क्या आप लोगों में दया बिल्कुल ही नहीं है? देखिए, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, और आपके भाई की संपत्ति मैं अपने नाम करवाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ उनकी आखिरी इच्छा के बारे में बताने आया था। सोचा था बड़े भाई होने के नाते आप उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन मेरा भाई तो पिछले 12 सालों से विदेश में था, तो भला उससे आपकी बातें कैसे हुई? और वो भला आप लोगों के संगठन के साथ जुड़ा कैसे? देखिए, हमारा संगठन कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। देश विदेश में भी हमारा ऑफिस है। विदेश में ही हमारी मुलाकात हुई थी। वो हमारी वही मदद करते थे। वाह वाह, कहानी तो बहुत बढ़िया है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा भाई अपनी आखिरी इच्छा मुझे ना बताकर आपको क्यों बताया? रूपशा, क्या भाई ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया था? नहीं भैया, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मगर इन्हें पता है। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? किसी तरह की कोई रिटन व्हील या चिट्ठी? नहीं, कोई व्हील या चिट्ठी मेरे पास तो नहीं है। अगर यकीन करना है तो आपको सिर्फ मेरी बातों पर ही यकीन करना होगा, क्योंकि जो इंसान धोखा देना चाहता है वो नकली पेपर बनवा के भी धोखा दे सकता है, लेकिन एक सच्चे इंसान की बातों पर भी यकीन किया जा सकता है। क्यों रूपशा मैडम, सही कहा ना? आप वो मतलब? खबरदार, खबरदार, ऐसी मीठी मीठी बातें कहकर तुम रूपशा को मत बहलाओ। अरे, ये तो बच्ची नहीं है, पढ़ी लिखी हैं और इंसानों की परख है। रूपशा मैडम, कुणाल ने कभी भी आप पर कोई दबाव नहीं डाला।
तो फिर आपको आज सही गलत समझाने के लिए दूसरों की मदद क्यों लेनी पड़ रही है? बिना कुछ सोचे ही आप भी मेरी बातों को मजाक समझ रही हैं। चुप चुप, बिल्कुल चुप। तुम किससे क्या कहना चाहते हो? मैं कोई गैर हूँ? मैं उसका भैया हूँ। मैं जो भी करूँगा उसके भले के लिए करूँगा। रुपशा, मुझे लगता है कि इसे खबर मिली है कि सारी जायदाद मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए तुम्हारे सामने कुणाल का नाम लेकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन भैया। बिल्कुल नहीं रुपशा, तुम ऐसे धोखेबाजों की बातें सुनकर परेशान मत हो। ये देश धोखेबाजों से भर चुका है। आप अभी यहाँ से दफा हो जाइए। ठीक है, अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूँ रुपशा मैडम। मौत के बाद मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी डोनेट करने का कुणाल का सपना भी पूरा नहीं हुआ, फॉर्म भी सबमिट नहीं हुआ। देखिएगा उनका ये सपना भी सिर्फ पेपरों में ही उलझ के न रह जाए, नहीं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मुझे साफ साफ बताओ, इतना रेस्टलेस क्यों हो तुम? उस आदमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। लेकिन उस आदमी को तो मृणाल जी ने भगा दिया है। मुझे नहीं लगता वो फिर से यहाँ आएगा। तुम उस बात से डरो मत। मैं डर नहीं रही हूँ मालिनी, मुझे अजीब लग रहा है। वो आदमी जाना पहचाना लग रहा है। नहीं, जाना पहचाना नहीं। मैं उसे कैसे पहचानूंगी? मैं तो कभी उससे मिली ही नहीं हूँ। तो फिर शायद उसके मुंह से कुणाल का नाम सुनकर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। सिर्फ यही कारण है? नहीं शायद। अच्छा मालिनी, अगर उस आदमी की बात सच है तो कुणाल ने अगर ऐसा सच में उससे कहा हो तो? लेकिन बिना सबूत के तो इतनी सारी संपत्ति हम ऐसे ही नहीं दे सकते। और इसके अलावा तुम्हें भी तो उस पर यकीन नहीं है। पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जाने से पहले उसने जो कहा वो सुनकर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। क्या कहा था? कुणाल के मरने से कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए 2 फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया था। फिलअप भी हो गया था। हम लोगों ने सोचा था कि जाकर सबमिट करके आएंगे, और इस बारे में कुणाल और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। किसी को जानना भी नहीं चाहिए। जब तक तुम लोग ये बात किसी को ना बताओ। मैंने तो नहीं बताया, लेकिन अब तो लग रहा है कुणाल ने ही सब कुछ उस साधु को बताया था। तुम्हें ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा ही है तो इससे तो ये साबित होता है कि कुणाल उस साधु को जानता था। और सिर्फ यही नहीं, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। नहीं तो इतनी पर्सनल बातें तो उसके साथ वो शेयर नहीं करता। और अगर ऐसा है तो संपत्ति देने की बात तो हम ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यही सोचकर तो मुझे अजीब लग रहा है। अब मैं क्या करूं मालिनी? सच झूठ का पता मैं कैसे लगाऊं? बताओ मुझे। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उस साधु के पास चलते हैं। तुम लोग दोनों अकेले में थोड़ी देर बात करो। बात करते करते शायद सब कुछ तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। नहीं मालिनी, घर में बहुत मेहमान आएंगे। ऐसे माहौल में मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी तरफ से तुम पता लगाओ प्लीज मालिनी, प्लीज। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। अरुण भैया, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए ना, क्या चाहिए? आज जो साधु शाम को आए थे, आपको पता है वो अभी कहाँ मिलेंगे? हाँ पता है, वो तो राघव मतलब हमारे ड्राइवर के घर में है। ड्राइवर के घर में? हाँ। मतलब जिस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था और जो शहर के हॉस्पिटल में एडमिट है, वही ना? हाँ, उसी के घर में है। अरे साधु है ना, खाली घर देख के जम गए वहीं पर। आप मुझे उनके घर तक लेकर जा पाएंगे? हाँ जरूर ले जाऊंगा, अभी ले चलता हूँ। चलिए जरा। वो रहे साधु बाबा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ। नमस्ते, मैं हूँ मालिनी सेन। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नमस्ते, चलिए अंदर चलिए। मैंने तो तुमसे कहा है ना रुपशा कि वो सन्यासी धोखेबाज है। वो असल में साधु है या नहीं, पहले ये पता लगाओ। लेकिन भैया। नहीं रुपशा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुम उस धोखेबाज की बातें दिल से निकाल दो। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कह सकती हूँ? हाँ कहिए। रूपशा तो उसे संपत्ति देने के लिए नहीं कह रही है। जब उसके मन में डाउट हो रहा है तो एक बार जांच करने में प्रॉब्लम क्या है ना? मैं जानता हूँ कि रूपशा ऐसी नहीं सोचती। रूपशा को मेरे जजमेंट पे पूरा यकीन है। फिर भी गलती तो इंसान से ही होती है ना? इसलिए एक बार जांच लेना चाहिए। अच्छा,
तो क्या यही बात पता लगाने के लिए आप हमारे ड्राइवर राघव भैया के घर तक पहुंच गई थी? ये बात आपको कैसे पता चली? इस गांव में हमारे परिवार की बहुत इज्जत है मैडम। अगर मेरे घर वाले कहीं निकलते हैं तो वो बात मुझ तक जरूर पहुंच जाती है मैडम। तो इसलिए आप इतना चौंकिए मत। लेकिन उस साधु से बात करके आपको क्या पता चला ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो साधु धोखेबाज है। झूठी बातें फैलाकर एक लाचार औरत की संपत्ति को हड़पना चाहता है। भैया आप गुस्सा मत कीजिए, दरअसल मैंने ही मालिनी से कहा था। अरे नहीं रुपशा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे इस बात का बुरा लगा। देखो कुणाल के जाने पर तुम्हें जितनी चोट पहुँची है, मेरी चोट उससे कुछ कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। जानती हो क्यों? मेरे भाई कुणाल के बारे में सोचकर। तुम कुणाल की आखिरी इच्छा पूरी करने की बात कर रही थी ना। इन सब जायदाद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मगर अपने भाई की आखिरी इच्छा के बारे में मैं जानता हूँ। उसने कभी मुझसे कहा नहीं है, लेकिन मुझे पता है उसने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की है, और मैं उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। लेकिन अगर इसलिए तुम मुझे गलत समझो, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आप पर भरोसा क्यों नहीं करूंगी? आपने मुझे कभी मुसीबत में नहीं डाला है, आपने ही सब कुछ संभाला है, यहाँ तक कि बिना मेरे मांगे ही कुणाल की संपत्ति मुझे दी है। तो मेरी ये बात भी मान लो कि उस साधु के बारे में अब तुम और कुछ मत सोचो। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कुणाल अपनी जायदाद समाज सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, तो फिर मैं बैंक जाकर तुम्हारे जायदाद से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब हमें पैसे दान ही करने हैं, तो फिर उस साधु के संगठन में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारी खानदानी संपत्ति किसी धोखेबाज के हाथ में जाके पहुंचे। और अगर सेवा करना ही हमारा मकसद है, तो फिर किसी एक अच्छी जगह में दान करने से ही होगा। लेकिन नहीं मालिनी, भैया ने सही कहा है। मन में संकोच लेके मैं कोई काम नहीं करूंगी। जो काम भैया नहीं चाहते हैं वो मैं नहीं करूंगी। आप कल ही ट्रस्ट बनाने का इंतजाम कीजिए। ठीक है, मगर इन सब कामों में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे हफ्ते भर का वक्त दो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ आप सुन पा रहे हैं? मृणाल जी इतनी सुबह सुबह लॉन में खड़े होकर किसके साथ बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, क्या ये मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल है? मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल? क्यों, किसे क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, मैं राघव बेरा का गार्जियन बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो सब छोड़िए, अभी मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। आप लोग उसका इलाज बंद कर दीजिए। राघव बेरा मतलब तो कुणाल के गाड़ी का ड्राइवर, लेकिन ये तो उनका अच्छे से इलाज करवाने के लिए खुद ही शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे। अरे हाँ हाँ, वो सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। इलाज करवाने के लिए इतने पैसे अब मेरे पास नहीं है। अगर आज के बाद से आप लोगों ने उसका इलाज किया तो वो सारे पैसे मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रखता हूँ। तुमने तो कहा था कुछ दिन रुकोगी, तो फिर मुझे इस हालत में छोड़कर तुम क्यों जा रही हो? गुस्सा मत करो रुपशा, आज मुझे जाना होगा। मीनाक की तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तुम मामले को समझने की कोशिश करो प्लीज। सही कहा, जब जिसका समय आएगा वो चला जाएगा। यहाँ पर मेरा कोई जोर नहीं है, किसी को मैं रोक नहीं पाई। रुपशा, अगर हो सके तो पेपर जिस दिन साइन होगा उस दिन आना। मेरे मायके में तो कोई नहीं है, मैं तुम्हें ही अपना मानती हूँ। आऊंगी रुपशा, जरूर आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। और प्लीज खुद को अकेला मत समझो, बहुत जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। ये रहा मृणाल जी, आपके कहे अनुसार मैंने सारे पेपर्स तैयार कर दिए हैं। रुपशा मैडम के साइन करते ही मैं पेपर वर्क प्रोसीड कर सकता हूँ, और 2 वर्किंग डेज में ही सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लो रुपशा, अब साइन कर दो। रुको रुपशा, मालिनी तुम आ गई? हाँ आ गई हूँ, लेकिन ये पैसे किस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे ये तुम्हें पता है ना? पेपर साइन करने से पहले तुमने ठीक से पढ़ा तो है ना? नहीं, दरअसल भैया ने पढ़ लिया है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है, सब ठीक है।
तुम जल्द से जल्द साइन कर दो। रुकिए मृणाल जी, आप हर चीज में इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? साधु से बिना बात किए ही उसे जल्दबाजी में भगा दिया आपने। बिना रुपशा के पेपर पढ़े ही उसे साइन करने के लिए कह रहे हैं, और राघव बेरा के ठीक होने से पहले ही आपने उनका इलाज ही बंद करवा दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो? भैया राघव भैया का इलाज क्यों बंद करवाएंगे? भैया ने ही तो उनके अच्छे इलाज के लिए उन्हें शहर के हॉस्पिटल में भेजा है। हाँ, भेजा तो था, ये सच है, लेकिन अच्छे इलाज के लिए नहीं। इस एक्सीडेंट के पीछे प्लानिंग इनकी है, ये बात किसी को पता ना चले, इसीलिए भेजा था। क्योंकि अगर राघव भैया यहाँ रहेंगे तो किसी न किसी को सच एक दिन न एक दिन जरूर पता चल जाएगा। इन्होंने सोचा था वक्त आने पर उनका इलाज बंद करवाकर उन्हें जान से मार डालेंगे। चुप हो जाइए, मैं बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी इन बातों से ये सब कुछ साबित नहीं होता। बाकी मेरे कहने पर तो साबित होगा। राघव, तुम यहाँ पर कैसे, कहाँ से आए? मुझे देखकर चौंक गए भैया जी। यही सोच रहे हैं कि इलाज बंद करने के बाद भी मैं कैसे बच गया। सब ये मालिनी मैडम की कृपा है। मालिनी, ये सब क्या हो रहा है? राघव भैया क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ रुपशा। जिस दिन मैं जा रही थी उसी दिन सुबह लॉन में खड़े होकर मैंने मृणाल जी को फोन में बात करते हुए सुना था। पहले मुझे लगा ऐसी ही कोई बात होगी, बाद में हॉस्पिटल का नाम सुनकर मुझे थोड़ा शक हुआ। मुझे पता था कि राघव जी हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैंने सुना हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से मृणाल जी कह रहे हैं कि वो लोग जल्द से जल्द राघव जी का इलाज बंद कर दे। कह रहे थे कि इलाज करवाने का पैसा इनके पास नहीं है। इसलिए उस दिन मैनक भैया बीमार है ये बोलकर तुम घर लौट गई थी। झूठ बोलने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि इस सच को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जो भी हो, उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई और राघव जी का इलाज शुरू करवाया। पर भैया ऐसा क्यों करेंगे? राघव भैया को मारकर उन्हें क्या मिलेगा? कहे कि अगर मैं जिंदा रहा सबको तो बता दूंगा। उस दिन कोनो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो तो खून था, खून। कहे कि भैया की गाड़ी की ब्रेक फेल थी। खबरदार राघव, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। गाड़ी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अगर ब्रेक फेल था तो वो जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी, और ऐसी गलती करने के लिए मैं तुम्हें जेल तक भेज सकता हूँ। लेकिन भैया ये ऐसा काम क्यों करेंगे भला? और अगर इन्होंने किया भी है तो ये भी तो उसी गाड़ी में बैठे हुए थे। उस एक्सीडेंट में तो इनकी भी जान जा सकती थी। रुपशा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी सगी बहन मानता हूँ। अगर ऐसा कुछ मेरे मन में चल रहा होता तो फिर मैं तुम्हें कोई संपत्ति ही नहीं देता। और यहीं पर तो आपने सबसे बड़ा गेम खेला है मृणाल जी। भाई की मौत के बाद ही अपने भाई की सारी संपत्ति उसकी पत्नी को दे दी। लोग तो आपकी वाहवाही कर रहे थे। रुपशा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था। आपको पता था सिर्फ संपत्ति दे देने से ही लोगों के दिल में आपको लेकर शक पैदा ही नहीं होगा। इसीलिए आपने संपत्ति देकर सबकी नजरों से अपने आप को बचा लिया। सही कहा ना? लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी बात से मुझे शक हुआ। क्यों शक क्यों हुआ? जिसका बेटा समान भाई एक्सीडेंट में गुजर गया, वही भैया भाई के मौत के एक दिन बाद ही संपत्ति के बारे में सोचने जैसी मानसिक संतुलन रह ही नहीं सकती। उनका प्लान था संपत्ति पहले तुम्हारे नाम पे करवा के बाद में तुम्हें भी अपने रास्ते से हटवा देंगे। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल है, उन्होंने तुम्हें भी कुणाल के साथ रास्ते से क्यों नहीं हटाया? तो फिर एक तीर से दो शिकार हो ही जाते। यही कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन इनके कहने के बावजूद रूपशा उस दिन घूमने नहीं गई, इसलिए बच गई। आपको ये बात कैसे पता चली? मूंछदारी रहेगी तो क्या तुम मुझे कभी नहीं पहचान पाओगी रूपशा? कुणाल, तुम जिंदा हो? तुम सच में जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल सही सलामत हूँ। राघव भैया ने जब मुझे ब्रेक फेल के बारे में कहा तभी मुझे शक हो गया था। इसलिए गाड़ी खाई में गिरने से पहले ही मैं दरवाजे से निकलकर एक पेड़ की डाली को पकड़ लिया था, लेकिन राघव भैया को बचा नहीं पाया। इसलिए बिना सबूत के मैं यहाँ आ नहीं पा रहा था, क्योंकि बिना सबूत के आता तो जबरदस्ती भैया उसे एक्सीडेंट ही साबित कर देते। तो तुमने मुझे सब क्यों नहीं बताया? पॉसिबल नहीं था,
क्योंकि अगर तुम्हें शक होता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। इसलिए सोचा था कि साधु बन के आकर संपत्ति का हिस्सा लेकर तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगा। तुम्हें हिंट्स भी दिए थे। सोचा था कि तुम मेरे पास आओगी, लेकिन तुम नहीं आई, मालिनी को भेज दिया। मैंने मालिनी को सब कुछ बता दिया, बाकी सारा काम मालिनी ने ही कर दिया। मामला तो बहुत ही आसान था, मुझे तो बस फॉर्मूला लगाना था। तो मृणाल जी, कौन धोखेबाज है, कौन बेईमान है, ये तो साबित हो ही गया है। अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? कुणाल मुझे माफ कर दे मेरे भाई। पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। आप एक बार कह देते भैया, मैं आपको सब कुछ दे देता। इतनी संपत्ति का मैं क्या करूंगा? आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, रूपशा और राघव भैया के साथ भी गलत किया है। अगर आपको ऐसे ही जाने दिया तो मेरे पापों का घड़ा भर जाएगा। इंस्पेक्टर प्लीज अंदर आइए। चलिए मृणाल जी। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं भी शायद आपको माफ करने की कोशिश करूंगा। सच में मालिनी, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुम सच में ग्रेट हो। लाजवाब।